नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ट्रांसफार्मर इन हिंदी। ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरी हिंदी के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है जो हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लपेटों को दुगना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीय वोल्टता क्या होगी? द्वितीयक लपेटों सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग के उसको दुगना कर दें और प्राथमिक वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दें तो सेकेंडरी वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपकी यथावत रहेगी, पूर्ववर्ती रहेगी, पहले जो थी वही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें चेंज हो रही है। प्राथमिक वोल्टता आधी हो रही है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स दुगने हो रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपकी वो की वही रहेगी। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, चित्र में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है? तो चित्र में अपने ये पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है इसको अपने पीटी कहते हैं, विभव ट्रांसफार्मर हिंदी में इसको कहते हैं अपने विभव ट्रांसफार्मर। तो ये हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए अपने इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। एक तरह से ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो चित्र है ये आपका विभव ट्रांसफार्मर इसमें दिखाया गया है, जिसको अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है जो बी होगा। नेक्स्ट है आपका, किसी 3 फेज डेल्टा स्टार, ये 1000 नहीं है, यहाँ पे ये 11000 है। 11000 से यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करेंगे। 11000/400 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है। प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या क्या होगी? तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है आगे प्रति फेज क्या होगी। तो इसने क्या किया है, ईपी का मान अपने को 11000 वोल्ट दिया है। यहाँ पे ईपी जो है इसने वो दिया है 11000। ईपी का मतलब प्राइमरी वोल्टेज 11000 दिया है। दूसरा इसने सेकेंडरी वोल्टेज दी है 400 वोल्ट ES। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइमरी जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी जो है आपके स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार कनेक्टेड जब होगी तो ये आपके 400 वोल्ट दिया है इसने। 400 4000 नहीं 400 है ये, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है इसलिए अपने इसको 400 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे। √3 से इसको भाग देंगे, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 231 वोल्ट के आसपास आएगा लगभग। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसके अंदर फार्मूला अपने को पता है ES/EP बराबर NS/NP। ES/EP बराबर NS/NP। यहाँ से अपने NP निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स है जो प्राइमरी में वो निकाल सकते हैं। NP बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका NS × EP, तिरछी गुना करेंगे इसकी
NS इंटू EP बटा ES। इन दोनों के यहाँ पे तिरछी गुणा करेंगे, वज्र गुणा जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा NS का मान अपन को दे रखा है इसने सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टन है, तो ये अपने लिखेंगे यहाँ पे इसको 40 मल्टीप्लाई EP दे रखा है इसने 11,000 डिवाइडेड बाई ES जो इसने दे रखा है 231 अपन ने यहाँ पे निकाला, ये 231, ये 231 यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार से इसको अपने हल करेंगे तो ये आपका आएगा 19041904.76 के आसपास आएगा। तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है वो पॉइंटों में नहीं होते, इसलिए अपने इसको राउंड फिगर में करेंगे। राउंड फिगर में ही आएगा 1905। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका A 1905 टर्न्स। इस प्रकार से अपने इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। चित्र में 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा संयोजन दर्शाया गया है? तो चित्र में जो दर्शाया गया है ये आपका प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आपके स्टार कनेक्टेड है। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन है ये, इसका राइट आंसर होगा आपका B। पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः होती है। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी केवीए क्षमता क्या होती है? तो उसकी केवीए क्षमता होती है जो 2000 से लेके 20,000 केवीए तक का वो होता है। इसका राइट आंसर होगा A। ट्रांसफार्मर के किस भाग में भंवर धारा क्षति होती है? तो ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर एडी करंट लॉसेज होते हैं। इसका राइट आंसर होगा C कोर। उच्च इंडक्शन मोटर को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग है अपने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा A। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय वोल्टमापी को सदैव से जोड़ना चाहिए। विभव ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय वोल्टमापी को सदैव किसे जोड़ना चाहिए? तो वोल्टमापी को सदैव द्वितीय वाइंडिंग से जोड़ना चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग से। इसका राइट आंसर होगा B। चित्र में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है? तो चित्र में आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है जो आपका दिखाया गया है। 3 फेज ट्रांसफार्मर है ये। इसका राइट आंसर होगा B। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो इसके लिए अपने लाते हैं ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर होगा B ट्रांसफार्मर। क्योंकि स्टेबलाइजर जो होता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग अपने करते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई ट्रांसफार्मर 100% ऊर्जा हस्तांतरित नहीं कर पाता है तो इसका मुख्य कारण है ट्रांसफार्मर में क्षति होना। इसका राइट आंसर होगा C। यदि एक 100 kVA 1200/120 वोल्ट 20 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 टर्न्स है तो प्राइमरी टर्न्स क्या होंगे? तो अपने को निकालना है इसमें प्राइमरी टर्न्स की संख्या। पहले अपने को देखना है इसमें क्या क्या अपने को दिया है। तो अपने को दे रखा है इसने EP का मान दे रखा है, ES का मान दे रखा है और सेकेंडरी टर्न्स NS का मान दे रखा है। ये चीज़ें इसने अपने को दे दी। ये दे दी अपने को EP 1200 और दूसरा अपने को दे दिया ES
120 वोल्ट, ये भी वोल्ट है। तीसरी जो चीज़ अपने को दी है इसने, सेकेंडरी वाइंडिंग NS का मान दिया है, NS बराबर 100 टर्न्स। फार्मूला अपने को वही इस्तेमाल करना है, ES बटा EP, ES बटा EP बराबर NS बटा NP। यहाँ से अपने को निकालना है NP का मान, तो NP बराबर हो जाएगा आपका, ये NP है, NP बराबर हो जाएगा आपका, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो NP बराबर NS इंटू EP, NS इंटू EP बटा ES। इससे अपने इसको हल करेंगे। NS का मान इसने जो 100 दे रखा है, EP का मान जो 1200 दे रखा है, और ES का मान जो है वो 12 दे रखा है इसने। काट देंगे अपने, ये आ जाएगा आपका ES का मान इसने दे रखा है 120 दे रखा है ES का मान, तो 120 से ये अपने इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे, 12 से इसको काट देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा तो 1000 होगा। D होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग ट्रांसफार्मर के ब्रीदर जो होता है उसमें करते हैं नमी सोखने के लिए? तो उसका नाम है सिलिका जेल। राइट आंसर इसका C होगा, सिलिका जेल। विभव ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर के समान माना जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसको कौन सा ट्रांसफार्मर के समान माना जाता है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका राइट आंसर जो होगा वो अप चेन होगा। ये इंग्लिश में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेप डाउन होना चाहिए, चेन जाइए तो उसको अपने कहेंगे स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर। अप चेन जो वोल्टेज को कम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हिंदी के अनुसार जो होगा वो C होगा। अपने इसको इंग्लिश वाले को एक बार नहीं मानते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर का मान बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है कौन से पैरामीटर्स को या इलेक्ट्रिकल के कौन से फैक्टर को चेंज करने के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वोल्टेज को चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा A, वोल्टेज को। डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में पावर ट्रांसफार्मर को शीतलित करने की कौन सी समान विधि प्रयोग की जाती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में पावर ट्रांसफार्मर को शीतलित करने के लिए जल शीतलन विधि का प्रयोग अपने करते हैं। इसके अंदर जल शीतलन विधि, इसका राइट आंसर होगा D। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम हो जाए तो उसकी लोहे क्षति क्या होगी? अगर किसी ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम हो जाए तो उसकी लोहे क्षति है वो आपके कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा A। एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता। तो एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि पावर जो है इसमें कांस्टेंट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। इसका राइट आंसर होगा A, आउटपुट पावर को। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सामान्यतः कितने चुंबकीय मार्ग स्थापित किए जाते हैं? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सामान्यतः
2 मार्ग स्थापित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। ट्रांसफार्मर की दक्षता कब उच्च होती है? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो पावर फैक्टर का मान 1 होने पे, इकाई होने पे उच्च होती है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रयोगात्मक रूप में ट्रांसफार्मर क्षतिरहित नहीं हो सकता है, कोई न कोई लॉसेज उसमें होगा। प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर में होता है उसमें, प्रयोगात्मक रूप में ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कुछ न कुछ हानि आपकी ज़रूर होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, क्षति रहित नहीं होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है वो आपके वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। MVA में भी इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और KVA में भी दर्शा सकते हैं। कहने मतलब वोल्ट एम्पियर तो होगा ही होगा, वोल्ट एम्पियर सबसे छोटी इकाई है इसकी। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है उसको हमेशा KVA में व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। ट्रांसफार्मर की क्षतियों की गणना में की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में जो क्षति होती है उसकी गणना जो है वो अपने करते हैं वाट के अंदर। इसका राइट आंसर होगा सी, वाट। स्पंद ट्रांसफार्मर प्लस ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। प्लस ट्रांसफार्मर में जो है अपने प्रयोग करते हैं फेराइट कोड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, फेराइट कोड। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। जय भारत।